आर्मी स्टडी एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है। आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं को उनके सपनों की वर्दी दिलाने के लिए आ गया है सिलेक्शन बैच। हो चुका है रण का आभास। आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी करने वाले भावी फौजियों तैयार हो जाओ। यह आपके पास अंतिम मौका होगा सिलेक्शन पाने का। आज ही नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें आर्मी स्टडी ऐप। हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। कैसे हो मेरे देश के भावी फौजियों? उम्मीद आशा है सभी हमारे प्यारे भाई बहुत अच्छे बेहतरीन जबरदस्त होंगे और पूरे जोश के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ध्यान रखना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मेरे जवानों देखिए, पिछले बार लगभग मेरे प्यारे भाई 18-20 लाख जवानों ने आर्मी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया और इस बार भी लगभग इतने ही जवान फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन होता है? आप कहोगे नहीं। सिलेक्शन उसका होता है जो मेरे प्यारे भाई पेपर में अच्छा स्कोर लगा के आता है, अच्छे ईमानदारी से वो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और मेरे प्यारे भाई पेपर को टॉप करके आता है, वही बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। ठीक है, इसलिए मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि पेपर के बाद में आपका फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, तो हमें उसी लगन के साथ उनकी भी तैयारियां है वो पूरे जोश के साथ बाद में करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो पहला जो पड़ाव है वो है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम अगर आपने अच्छे से फोड़ दिया ना तो मेरे प्यारे भाई फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ भाई। बहुत ही शानदार बेहतरीन आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा और मेरे प्यारे भाई एग्जाम आपका जून 2025 में होगा। फरवरी बस जाने वाली है, मार्च बस आने वाला है, उसके बाद अप्रैल, मई और 1 जून से तो एग्जाम स्टार्ट है भाई। चलो आ जाओ मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर पहले का सभी जवान आंसर बताएंगे। वेटिंग फॉर योर आंसर। इसका हिंदी में नाम होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हिंदी में आप लोग इसे पढ़ते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे भाई? बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे जवान। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जितने भी हमारे क्रांतिकारी जवान तुहिन कांत पांडे बता रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल राइट होगा। शाबाश मेरे प्यारे भाई, गजब। आगे देखिए मेरे प्यारे भाई, मोदी जी को तो आप सभी जानते ही हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है ये। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा देखो, नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है वो है सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ आपसे पूछे तो BVR सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये एक संवैधानिक निकाय है मेरे प्यारे भाई, इसके अध्यक्ष है अजय कुमार। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? श्रीमती विजय कुमार राहटकर, महिला है, याद रखना है। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट है नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़े और सही ऑप्शन चुने। नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़े और सही ऑप्शन चुने मेरे प्यारे भाई। बताओ मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर हाइट वेट के अनुसार लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो फिजिकल की बातें हैं, अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो।
बातें कम करो यार, अच्छे से यहाँ पेपर लगाओ और इनके आंसर बताओ, है ना मेरे प्यारे जवान। चलो देखो, पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु में फसल के त्योहार के तौर पर मनाया जाता है, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, जो सिखों के नए साल का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। पंजाब के अंदर देखो, जो खालसा पंथ का गठन मेरे प्यारे भाई, सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ का गठन किया था, और उसी उपलक्ष्य में यहाँ बैसाखी है वो मेरे प्यारे भाई बड़े धूमधाम से नए साल के रूप में है वो सेलिब्रेट की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ राइट होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज राइट होगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री लल्ला भारत आया था? बताओ मेरे प्यारे भाई, कौन सा आया था? आप कहोगे सर ये आया था पहयान, पहयान आया था भाई, भ्रमण करते करते, है ना, याद रखना है। इनमें से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की पहली 3 परतों का सही क्रम दिखाता है, जो सतह से शुरू होती है? वायुमंडल की पहली 3 परतों का सही क्रम आपको बताना है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। बताओ मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, देखो सबसे पहले क्षोभमंडल आएगी, तो क्षोभमंडल देखो यहां पर मेरे प्यारे भाई पहले नंबर पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, बता दो मेरे प्यारे जवानों, क्या होगा इसका राइट आंसर? मचा दो धुआं धुआं। तो ऑप्शन आपका यहां सी राइट होगा, ऑप्शन सी। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ज्योग्राफी का बढ़िया अच्छा प्रश्न है, ठीक है मेरे राजा। आगे चलिए, नेक्स्ट है 2025 में 38वें नेशनल गेम्स किस भारतीय राज्य ने होस्ट किए? 2025 में 38वें राष्ट्र नेशनल गेम्स किस भारतीय राज्य ने होस्ट किए मेरे प्यारे भाई? देवों की भूमि उत्तराखंड में मेरे प्यारे भाई इन्होंने होस्ट किए थे, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 17, ये प्रश्न देखो बहुत बार मैं खुद भी लेके आता हूं और आर्मी के एग्जाम में भी आता है। तो आर्टिकल 17 में है छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है कोई भी राज्य किसी नागरिक के साथ जन्म स्थान, धर्म, जाति, रंग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई कर रहा है तो आप आर्टिकल 15 का प्रयोग करो, केस ठोक दो। अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है। 17 में छुआछूत का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है, यह आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर को किस साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखो सचिन तेंदुलकर मेरे प्यारे भाई याद रखना है, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी है मेरे राजा। क्लियर है? भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और इनको बिल्कुल 2014 में मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, देखिए भारत रत्न के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। भारत रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है मेरे प्यारे भाई। इसकी शुरुआत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। कब की थी गुरुदेव? 2 जनवरी 1954 में। यह पुरस्कार कला, साहित्य, सामाजिक सेवा, खेल सहित अन्य क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखना कब दिया जाता है। देखो यह पुरस्कार दिया जाता है स्पेशली गणतंत्र दिवस पर। इस बार नहीं दिया गया तो हमें तो पिछला वाला याद रखना होगा। प्रश्न आ गया कि भारत रत्न किस अवसर पर दिया जाता है? केवल गणतंत्र दिवस पर, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है। भारत रत्न देने की घोषणा है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर।
प्रधानमंत्री कहेगा भाई किसे देना है भारत रत्न, तो राष्ट्रपति घोषणा कर देगा। ठीक है, 26 जनवरी को दिया जाता है। चलो, किस त्योहार से जुड़ी कहानी के अनुसार फसल की कटाई और महाबली के घर वापसी का जश्न मनाया जाता है? बताओ। एक बढ़िया त्योहार का प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया सर। जिसका वजन 50 है वो फिट है ना? अरे भाई फिट हो, कम से कम तो 50 होना चाहिए। है इतना? बढ़ जाएगा। केले खाना, दूध खाओ यार। हाँ, माताजी को बोलना सुबह सुबह आधा लीटर 1 लीटर दूध रखे हमारे लिए, है ना? पीना उसे आराम से, अच्छे से केला डाल के पीना मेरे प्यारे भाई। वजन आपका 1 महीने में 5 केजी बढ़ जाएगा। क्या बात करते हो आप? चलो, तो यह है आपका ओणम मेरे प्यारे भाई। ओणम इज राइट आंसर होगा, क्योंकि बात यहां हो रही है फसल कटाई और महाबली के घर वापसी के जश्न की। ध्यान रखना, ऑप्शन ए। ओणम केरल का है, याद रखना है। केरल राज्य के अन्य जो त्योहार है जैसे विशु, आर्मी एग्जाम 2024 में आया था। विशु ये मलयालम नववर्ष है मेरे प्यारे भाई, केरल का। ओणम है ये आपका यहाँ का फसल कटाई है, जिसका आयोजन 10 दिनों तक होता है, याद रखना है। आगे चलिए, खुद्दीराम बोस को किस क्रांतिकारी काम में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी? बताओ भाई। ये बहुत कम उम्र के मेरे प्यारे भाई क्रांतिकारी थे जिनको ये सजा मिली, और अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी मेरे प्यारे प्यारे प्रभु है वो इसका आंसर है वो बताएंगे। बताओ मेरे राजा। हाँ, बताओ मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, तो वो है आपका, देखो 1907-8 की घटना है मेरे प्यारे भाई, मुजफ्फरपुर पर बम हमला। ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा। 1908 में इनको फांसी की सजा है वो दी गई थी। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बताना है। लाला अस्थायी बताना है, जल्दीबाजी में स्थायी मत करके आ जाना। अस्थायी आपको बताना है। अगर हम बात करें स्थायी अध्यक्ष की तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष, प्रश्न को आराम से पढ़ना है वरना गलत हो जाएगा भाई। आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं एग्जाम के अंदर कई बार। अस्थायी कौन है आपके? सचिदानंद सिन्हा मेरे प्यारे भाई, याद रखना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट होगा, बहुत बढ़िया। और स्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे भाई, कुडुनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। ये कौन से राज्य में है? कुडुनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है मेरे प्यारे जवान? आंसर बताओ। सर क्या 2 ट्रेड में फॉर्म भरना जरूरी है क्या? आपकी इच्छा है तो भर दो, आर्मी आपको मौका दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई अपने बस की बात ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मेरे प्यारे राजा। कुडुनकुलम केरल का तो नहीं होगा भाई, केरल बता रहे हैं बच्चे, केरल नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु की ओर चलो मेरे राजा। तमिलनाडु इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका, याद रखना है। चलिए, एलोरा में मशहूर रॉक कट शिव मंदिर किसने बनवाया था? है कहां? महाराष्ट्र में है एलोरा, महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे भाई। टोटल यहां 34 गुफाएं हैं, हिंदू बौद्ध जैन, हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है। टोटल 34 गुफाएं हैं, और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, कर्षण प्रथम मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी राइट होगा। पिछली बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, तो वो एलोरा की गुफाएं हैं। टोटल यहाँ 34 गुफाएं हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल भी है, ध्यान रखना है। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का मुख्य कारण क्या है? बताओ। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना है जो जिन्होंने कृषि पर ज्यादा जोर दिया था, दूसरी है आपकी उद्योग से रिलेटेड, और तीसरी है इसका विफलता का कारण क्या था? देखो, एक तो था चीनी आक्रमण मेरे प्यारे भाई, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, और सूखा। ये सब मेरे प्यारे भाई इसी पंचवर्षीय योजना के कारण हमें देखने को मिले। तो ऑप्शन यहां राइट हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन परफेक्ट होगा। भारतीय नौसेना हवाई अड्डा INS बाज कहां स्थित है मेरे प्यारे भाई? भारतीय नौसेना हवाई अड्डा, पिछली बार देखो आर्मी के एग्जाम में प्रश्न आया था, भारतीय नौसेना के अड्डे है वो कहां है निम्नलिखित में से?
सर कॉल टाइम बता दो। कॉल टाइम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। ओके, हाँ जी। तो ये है ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहाँ है लल्ला? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। देखो, ये रहे नौसेना के प्रमुख हवाई अड्डे और ये रहा INS बाज, ग्रेट निकोबार में है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई अड्डा आपका INS हंसा है जो गोवा में है। INS गरुड़ ये सबसे पुराना है, केरल में है। INS शिकारा मुंबई में है। INS उत्कृष्ट ये अंडमान निकोबार में है। INS बाज ये ग्रेट निकोबार में है। INS कोहासा ये अंडमान निकोबार में है। INS कदम ये कर्नाटक में है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। जोजिला दर्रा कहाँ है इनमें से बताओ भाई? जोजिला दर्रा मेरे प्यारे जवान, सभी प्यारे भाई बताएंगे जोजिला दर्रा है वो कहाँ है इनमें से? अभी बताओ मेरे प्यारे भाई। सर मेरे मैथ में 49 नंबर है, क्या मेरा क्लर्क में हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा भाई। चलिए, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। लद्दाख इज राइट आंसर होगा भाई। सर आज भी रिप्लाई किया। कौन सा मैसेज रिप्लाई किया भाई आपने? पढ़ाई पे ध्यान दो, बातें कम करो, क्योंकि अभी आप लोग फालतू की बातें ज्यादा करते हो और जब आपका एग्जाम जस्ट नजदीक आ जाएगा ना एकदम सर पे, फिर आप लोगों के कमेंट आएंगे सर घबराहट हो रही है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, सर मेरा तो पेपर में स्कोर ही नहीं आ रहा है, सर मेरी तो साइंस वीक है, सर मेरा तो जीके वीक है, सर मेरा तो मैथ वीक है। बाद में ऐसे रुझान आएंगे, है ना मेरे प्यारे भाई? तो हम चाहते हैं कि वो रुझान हमें ना देखने को मिले, इसलिए आप लोग अभी से उठो और ईमानदारी से तैयारी करो, ठीक है मेरे प्यारे जवान। जोजिला दर्रा अभी आपका वर्तमान में ये लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, याद रखना है आपको। चलिए, इसके अलावा कुछ अन्य दर्रे भी है मेरे जवान, जिनको आप सभी यहां पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आप लोग मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, 15 में से आपका स्कोर है वो कितना हुआ? 15 में से आपका स्कोर आज के पेपर में कितना हुआ? और आप सभी जवानों को मैं बता देता हूं, जितने भी नए बच्चे हैं, ये हमारा सिलेक्शन बैच है भाई, जिसका आगाज हो गया है और इसमें अभी मैंने एक ही टॉपिक है वो कंप्लीट किया है। आज ही मेरा कंप्लीट हुआ है तीनों सेनाओं से संबंधित जानकारी। कल मैं 2011 की जनगणना स्टार्ट करूंगा। बाकी अदर सब्जेक्ट में भी एक एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, तो जो हो गया कंप्लीट वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। बाकी कल से हमारे साथ नए टॉपिक के साथ लाइव आप लोग जुड़ जाना। हर एक ट्रेड का बैच आपको मिलेगा और ये यहाँ पर आप टाइम टेबल है वो देख सकते हैं। ये केवल GD ट्रेडमैन WMP का टाइम टेबल है, नर्सिंग का अलग है, टेक्निकल का अलग है, क्लर्क का अलग है। ओके, इसके अंदर देखिए जैसे ही आपका 50% कोर्स होगा, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट मिलेंगे 40, 20 आपको मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा अच्छा है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, ताकि उस पर हम अच्छे से ध्यान दे पाए। ओके, चलिए, तो जो नए बच्चे हैं वो समय रहते जुड़िए, क्योंकि हम लोग आपके एग्जाम से जस्ट पहले क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे, तो वो बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। लास्ट में बढ़िया से आपका हम रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है? ओके ओके ओके। सर बुक्स किस नाम से मिलेगी? बुक्स आपको आर्मी स्टडी के नाम से मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। आगे पूरा टेस्ट लगाओ भाई DS गुरु के साथ। आइए सर, थैंक यू भाई। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लग चुके होंगे। तो शुरुआत करेंगे आज के हमारे साइंस के सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार जितने भी बंदे जुड़े हैं, एक बार सेशन को दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। दोस्तों, साइंस के सवाल 15 सवाल हैं, ये आप सब जान रहे हैं, क्योंकि लगातार आप टेस्ट लगा रहे हैं। इन सवालों में आप देख रहे हैं कई बार कुछ पेपरों में मैंने कुछ डिफिकल्ट सवाल भी लिए हैं, कई आसान सवाल भी लिए हैं, कई घुमावदार भी लिए हैं, कथनों वाले भी लिए हैं। और धीरे धीरे हम अब जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा पैटर्न और बदल देंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब अपन शुरुआत करते हैं एलोसोम्स। पहले सवाल में कह रहा है एलोसोम्स क्या होते हैं, कोशिकांग, एलील, पादप हार्मोन या लिंग गुणसूत्र। बताओ, देखें एलोसोम्स किसको कहा जाता है। सिर्फ आपसे पहचान पूछ रहा है इस सवाल में कि एलोसोम्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, एलोसोम्स को हिंदी में आप लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसको आप हेट्रोसोम्स भी कह सकते हैं, हेट्रोसोम्स। और इनकी संख्या पूछ ले, इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है, नर में XY और मादा के अंदर XX। ओके, तो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं जी। एक आता ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स को हम एलिंग गुणसूत्र कह सकते हैं। एलिंग गुणसूत्र, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 44, 22 जोड़ी, और ये एक जोड़ी है। मैंने जो चीज बताई है ना, दोनों ही मोस्ट है। ऑटोसोम्स की डायरेक्ट संख्या पूछ सकता है, और यहां एलोसोम्स क्या है ऐसे देखो। एलोसोम से आएगा तो ये पूछेगा क्या है, ऑटोसोम से आएगा तो पूछेगा संख्या बताओ। तो इसकी संख्या 44 या 22 जोड़ी। ये नर और मादा में समान है, नर व मादा में क्या है, समान है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्करा में अवयवी तत्व कौन से होते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। शर्करा, शर्करा को हम बोल सकते हैं चीनी, या फिर अपन इसको शुगर कह सकते हैं। बताओ शर्करा में अवयवी तत्व कौन कौन से होते हैं। भाई आप कोई भी एक शर्करा उठा लो। जैसे मैं आपसे कहूं ग्लूकोज, जैसे मैं आपसे, ये मोनोसेकेराइड है। जैसे मैं आपसे कहूं सुक्रोज, ये डाइसेकेराइड है। अगर हम दोनों के फॉर्मूले पर चलें, इसका सूत्र होता है C6H12O6, इसका होता है C12H22O11। आप इन दोनों शर्कराओं को ध्यान से देख के बताओ कि इनमें अवयवी तत्व कौन से हैं। तो एक तो आ रहा है कार्बन, एक आ रहा है हाइड्रोजन, और एक आ रहा है ऑक्सीजन। तो यहां पर कौन सा सही होगा, नंबर 4 वाला ऑप्शन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। तो शर्कराओं के दोनों के सूत्र भी याद कर लेना, ग्लूकोज का, सुक्रोज का। सुक्रोज डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। तो इसमें अवयवी तत्व देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, और बहुलक को इंग्लिश में आप पॉलीमर कह सकते हो, पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक कौन सा। भाई प्राकृतिक बहुलक का मतलब होता है जो प्रकृति ने दिया है, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं है। तो पीवीसी, बेकेलाइट और नाइलॉन, ये तीनों तो दोस्तों मानव निर्मित है, ये तो मानव निर्मित है। या फिर आप इसको कृत्रिम कह सकते हो, या संश्लेषित कह सकते हो, आर्टिफिशियल। जबकि सेलुलोज जो होता है ना, ये प्राकृतिक है। सेलुलोज मेरे भाई ग्लूकोज का बहुलक है। ये किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। मतलब ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयां जुड़कर सेलुलोज का निर्माण करती हैं। हाँ जी शाबाश। मतलब ये भी बता दूं एक सेलुलोज
एक सेलुलोज अगर बनाना है तो लगभग 3000 ग्लूकोज के अणु की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 3000 ग्लूकोज जब जुड़ेंगे आपस में तब जाकर एक सेलुलोज बनेगा। और अगर लगभग 200 सेलुलोज जुड़ेंगे, 200 क्या 20 सेलुलोज, तो एक माइसिली बनता है। लेकिन वहां तक अपन को नहीं जाना है। एक सेलुलोज कितने ग्लूकोज के अणु से बनता है? 3000 ग्लूकोज के अणु से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम कब होगा? जब एफ डी समांतर है, एफ डी लंबवत है, एफ डी विपरीत है, या इनमें से कोई नहीं। भी किया गया कार्य जो है वो आपको बताना मिनिमम कब होगा। मिनिमम कम से कम काम कब होगा? देखो कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला जब अपन फिजिक्स में चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक कंडीशन पढ़ते हैं हम कि कार्य या तो होगा मैक्सिमम तो वो प्लस में आएगा, कार्य मिनिमम होगा तो वो माइनस ऋणात्मक आएगा, और या फिर कार्य जीरो होगा। दोस्तों देखो कार्य का एक सूत्र होता है W बराबर एफ डॉट डी कोस थीटा। इस फॉर्मूले से हम कार्य को बता सकते हैं। अब आपको यहां से क्या करना है? थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी है, आपको पता लगाना है इसमें। जैसे समांतर आ गया तो थीटा का मान 0 डिग्री, लंबवत आ गया तो थीटा का मान 90 डिग्री, विपरीत आ गया विपरीत तो थीटा का मान 180 डिग्री। आप खुद देख लो, यहां पर कोस की वैल्यू निकाल के देखो। यहां से कोस 0 डिग्री का मान 1 आता है, यहां से कोस 90 डिग्री का मान 0 आता है, और यहां से कोस 180 डिग्री का मान वो आता है -1 आता है। अब देख लो माइनस किस में आ रहा है? वही कार्य मिनिमम होगा, ये मिनिमम। कार्य 0 कब होता? जब लंबवत। कार्य मैक्सिमम कब होता? जब समांतर। तीनों सवालों के उत्तर एक ही क्वेश्चन के अंदर पड़ा है, तो थीटा से अपन को पता लगाना होगा। नेक्स्ट, रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दी थी? लैंड स्टीनर, मेंडल, डार्विन, न्यूटन। रक्त का क्लासिफिकेशन मतलब रक्त समूह की बात कर रहा है ये। ब्लड ग्रुप के जनक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ मेरे दोस्तों। शाबाश, बताइए फटाफट। तो देखो दोस्तों, न्यूटन तो नहीं होगा, इन्होंने तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। डार्विन दोस्तों जैव विकास के बारे में बताया था। मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में बताया था। तो फिर बचा कौन? लैंड स्टीनर। यही इसका सही जवाब होगा, लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड को 4 वर्गों में बांटा है दोस्तों, 4 वर्ग। अब 4 वर्ग कौन से हैं? ए बी और ओ। इन 4 वर्गों में बांटने का काम लैंड स्टीनर ने किया है। ओके चलिए, जड़त्व शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? न्यूटन, गैलीलियो, आर्किमिडीज, या इनमें से कोई नहीं। भाई जड़त्व क्या होता है? जड़त्व को इंग्लिश में हम इनर्शिया बोलते हैं। दोस्तों जड़त्व होता है विरोध करने का गुण, किसी पिंड या वस्तु के द्वारा विरोध करने का क्या होता है? गुण। विरोध करने का जो गुण होता है उसको हम दोस्तों जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो जड़त्व शब्द सबसे पहले किसने दिया? क्या आर्किमिडीज होगा? नहीं, आर्किमिडीज ने दोस्तों उत्प्लावन बल का कॉन्सेप्ट दिया था। उत्प्लावन बल का कॉन्सेप्ट दिया था, और या अपन कह सकते हैं तैरने के नियम दिए थे। तैरने के क्या दिए थे? नियम दिए थे, ये ध्यान रखना है।
न्यूटन ने दोस्तों गति का प्रथम नियम, गति के नियम दिए हैं, और गति के पहले नियम को जड़त्व कहने वाला साइंटिस्ट गैलीलियो था। भाई न्यूटन ने कहा अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो इस बात को जड़त्व किसने कहा? गैलीलियो ने कहा था। चलिए अगला सवाल, वंशानुगति की इकाई है गुणसूत्र, जीनोटाइप, जीन या फिनोटाइप। वंशागति की इकाई किसको कहा जाता है? यह आपको उत्तर देना है जी। बताइए दोस्तों। भाई वंशानुगति का मतलब होता है, भाई नाम से ही पता चल रहा है, वंशागति मतलब जो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो उनकी जो इकाई है वो कौन होगी? वो जीन होगी दोस्तों। गुणसूत्र प्रजनन की इकाई कहलाती है। रिप्रोडक्शन की यूनिट किसको कहा जाता है? तो फिर आएगा गुणसूत्र। ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक हैं, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। और जीन दोस्तों ध्यान रखना है, अपन कह सकते हैं डीएनए का सबसे छोटा खंड है, डीएनए का खंड है या पार्ट ऑफ डीएनए कह सकते हैं, वो आपके जीन होता है जी। चलिए अगला है, बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पेलेग्रा, मेरास्मस, बेरी, स्कर्वी। वैसे तो देखो ये चारों ही बीमारियां अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन बना के देगी अपन को। बच्चों में अगर प्रोटीन की बीमारी हो जाए तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से हमेशा कुपोषण बीमारियां होती है। कुपोषण का मतलब होता है जिसमें पोषण की क्या हो जाए? कमी। लाइक ठोको एक बार, देखें सेशन को अब तक लाइक नहीं किया यार, मजा नहीं आया, लाइक ठोको देखे एक बार दबा के। और प्रोटीन की कमी से बिल्कुल बहुत सारे बंदों का उत्तर मेरास्मस सही जा रहा है। पेलेग्रा होता है दोस्तों विटामिन, ध्यान रखना, B3 की कमी से। नियासिन, सॉरी हाँ B3 सही है, नियासिन सही है। पेंटाथेनिक से बर्निंग फुट सिंड्रोम हम कहेंगे। और बेरी होता है विटामिन बी या B1 की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। मेरास्मस को आप सूखा रोग भी कह सकते हो, इसमें शरीर सूख जाता है और पेट है वो भी अंदर चला जाता है। क्वाशियोर भी होता है, उसमें पेट बाहर आ जाता है। वैसे ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हो सकता है, केवल प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर होता है, ध्यान रखना। अगला है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी है? 8%, 10%, 20%, 12%। और ये भी बताओ रक्त में सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए दोस्तों फटाफट से, रक्त में प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए रक्त में वैसे सबसे ज्यादा क्या है? पानी। पानी पूछता तो लगभग 80% होता है। प्रोटीन दोस्तों 8% होती है। रक्त में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपके होता है एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन। सबसे ज्यादा ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन होता है, क्योंकि ये ब्लड का खुद का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हुआ था? कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर। न्यूलैंड का अष्टक नियम, देखो आवर्त सारणी में 4 वैज्ञानिकों का हम जिक्र करते हैं, टोबेराइनर, न्यूलैंड, मैंडलीफ और मोजले। आपको बताना है न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये दोस्तों चला था परमाणु क्रमांक 20 तक। परमाणु क्रमांक कहां तक चला था? 20 तक चला था जी।
ठीक है। और 20 पे कौन सा आता है? कैल्शियम आता है दोस्तों। 20 पे कौन सा आएगा? कैल्शियम आएगा। तो कैल्शियम चला था, कैल्शियम के बाद फेल हो गया। संगीत के सुरों से तुलना इन्होंने की थी दोस्तों। अगला है ऑयल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक नाम। यह सवाल मैं कई बार ले चुका हूं, इसलिए मैं इसको मोस्ट लगा रहा हूं क्योंकि इसकी संभावना बनती है। ऑयल ऑफ विट्रोइल किसको कहा जाता है? हिंदी में आप इसको कशिश का तेल या थोथे का तेल भी कह सकते हो। तो बताइए कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहां उत्तर होगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। और यही वो अम्ल है जो कार बैटरी के अंदर भरा जाता है। कई बार आता है सवाल, ये बहुत पुराना सवाल है। कार की बैटरियों में कौन सा एसिड भरा जाता है? तो H2SO4 अम्ल भरा जाता है। नेक्स्ट है, पारे का अयस्क कौन सा होता है? गेलेना, सिनेबार, बॉक्साइट या कैल्वेराइट? पारे का अयस्क बताओ। ये भी बहुत तगड़ा छंटा हुआ क्वेश्चन है। देखो गेलेना ये तो लेड या सीसा का है, पीबी जिसको बोलते हैं। सिनेबार बिल्कुल पारे का ही होता है। और सिनेबार का सूत्र याद कर सको तो ये है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। बॉक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम का होता है। कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट ये सोने का अयस्क होता है। AU का मतलब ओरम। अगले सवाल पे चले। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 15 में से 1-2 सवाल तो बहुत इजी आते हैं भाई, वो तो सभी करेंगे। जैसे ये वाला, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे के अंदर दोस्तों हीलियम भरी जाती है। क्योंकि हीलियम दोस्तों एक तो अक्रिय है, अज्वलनशील है और हल्की भी है। हाइड्रोजन के बाद में हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। वैसे तो देखो सबसे हल्की हाइड्रोजन है, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन ज्वलनशील है, आग पकड़ लेती है, फट फट की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किधर से किधर चलती है? दोस्तों जैसे ये चुंबक है, चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर किधर से किधर, बाहर पूछ रहा है, देखो बाहर, तो बाहर ऐसे चलती है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ की ओर। अगर अंदर पूछता तो साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, तो नॉर्थ से साउथ की ओर पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा जी। चलिए अंतिम सवाल अपना आज का, वास्तविक फल का निर्माण किससे होता है? ये आपके बोटनी पादप आकारी किससे पूछ रहा है, वास्तविक फल किससे बनता है? वास्तविक फल को दोस्तों याद रखना, हम सत्य फल भी कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और वास्तविक फल वही फल होगा जिसका निर्माण किससे होगा? अंडाशय से होगा। अगर अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से अगर फल बने तो उसको हम असत्य फल कहेंगे, कूट फल कहेंगे, आभासी फल कहेंगे। और ऐसे फल जिसके अंदर बीज नहीं होते, बिना बीज वाले फल, वो अनिषेक फल कहलाते हैं। 3 फल अपन थ्योरी में पढ़ते हैं बढ़िया से। अब बताओ 15 में से आपका क्या स्कोर बना है? उम्मीद है सबने अच्छा स्कोर किया होगा और लगाओ अंत तक पूरा स्कोर, पूरा पेपर लगाओगे तभी तो अपना आंकलन कर पाओगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नए सवालों के साथ। एक बार सेशन को लाइक ठोको और जताकर शेयर करो, क्योंकि हमारा आपकी बार एक ही मुद्दा है, 2026 में हर हालत में हमें क्या बनना है? फौजी बनना है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे है, जी जान से मेहनत कर और अब की बार हमें फौजी बनना है। देख फौजन, तुझे हर खुशी मिलेगी जो तू मुझसे कहेगी।
देख फौजन तुझे हर खुशी मिलेगी जो तू मुझसे कहेगी, पर इतना सा ध्यान रखना कि मेरी पहली मोहब्बत भारत माँ के नाम रहेगी, भारत माँ के नाम रहेगी। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई, एकदम परफेक्ट हो, मस्त हो, तूफान अंदाज में हो? बिल्कुल सर, तूफान अंदाज में। हमें हमारी ताकत को दिखाना है, दमखम को दिखाना है, इतिहास को बदल देना है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई साहब। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, करके बताइए आराम से। तो बोला गया कि क्रय है ना मेरे भाई, क्रय वो क्या है? बोलोगे कि सर क्रय है ना वो विक्रय का कितना है सर? क्रय है ना क्रय वो क्या है सर? विक्रय का है ना, विक्रय का वो 3/4 है। क्रय है ना क्रय वो विक्रय का कितना है सर? विक्रय का 3/4 है। यही कहानी यहां से बोली गई कि क्रय है ना क्रय वो विक्रय का कितना है सर? 3/4 है, 3/4। तो जिसके साथ का की के लगता है ना उसका मान नीचे वाला होता है, तो ये 4 हो जाएगा। जो ये बच गया ये ऊपर वाला हो जाएगा। तो बोलोगे सर क्रय मूल्य कितना आया प्यारे? क्रय मूल्य हमारा 3 है। और विक्रय मूल्य कितना है सर? विक्रय मूल्य है ना वो हमारा कितना है? 4 है। अब बताओ कितने का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे कि सर 4 में 3 में खरीदा, 4 में बेच दिया, फायदा हुआ कितने का? 1 का फायदा हुआ। किस पर? 3 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, आंसर कितना आ जाएगा? 33.33% है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है, आ जाओ। अगला प्रश्न MDSW जो हाल ही में यूट्यूब पे ताबड़तोड़ मचाया हमने, मेरे भाई यूट्यूब पर ताबड़तोड़ मचाया, वही तो कहानी है। बिल्कुल सर कहानी हमारी वही, आ जाओ। तो बोला गया यहां से क्या कि 20 महिला एक कार्य को 30 दिन में करवा सकते हैं। 20 महिला है ना एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। 20 महिला है ना एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, यही बोला। तो 10 महिला कितने दिन में करेगी ये बताना है। 10 महिला कितने दिन में करेगी यही बताना। संडे को इसी का तो ताबड़तोड़ मचाया था, बस उसी को ही हमें झंडे गाड़ देना। 0 से 0 कट गया। बोलोगे कि सर 0 से 0 कट गया, क्लियर है? बोलोगे या सर आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 20 × 60 आएगा, 60। डी की वैल्यू 60 आएगी। हमारा टाइपेस्ट 1-1 0 खा गया, तो 1-1 0 आप लगा लेना मेरे भाई। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बताओ मेरे प्यारे भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर। आगे बढ़ जाए? बोलोगे सर आगे बढ़ जाओ। देखिए अगला प्रश्न है 2000 के 25% में, 2000 के 25% में कितना बढ़ाया जाए कि 700 हो जाए? पहले 2000 का 25% निकालो। 2000 का 25% निकालोगे तो 2000 इंटू 25/100, 2000 इंटू 25/100, 2000 इंटू 25/100 कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा हमारा कितना? 500। तो मेरे भाई ये 500 आ जाएगा, 500। अब 500 का कितना हो गया? तो बोलोगे सर 500 का 700 हो गया। 500 का कितना हो गया सर? 700 हो गया। कितना बढ़ गया? तो बोलोगे कि सर 200 बढ़ गया, 200। तो हमारा जो आंसर निकलेगा ना वो बी ऑप्शन है ना वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़ जाओ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च कर देता है और उसकी मासिक आय 3000 रुपए, तो बचत बताओ कितनी आएगी? देखो इसकी सैलरी है 3000 रुपए, आपको बोला गया कि इस आदमी की सैलरी कितनी है? 3000। तो देखो खर्च कितना करता है? 60% खर्च करता है। परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज हमेशा 100 होता है। 100% में से 60% खर्च कर दिया। 100% में से 60% खर्च कर दिया, कितना बच गया? 40%। भाई टोटल हमारा 100% है, इसमें 40% हमने खर्च कर दिया, बच कितना गया सर? 60%। तो वो 40% बच गया, 60% खर्च किया ना तो 40% बच गया। तो हमें बचत ही तो निकालनी है, तो बचत कितनी है सर? 40%। तो 40/100 लिख दो। अब यहां से आप काटोगे कितना आएगा? बोलोगे कि सर 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा सर? 1200। तो हम बोलेंगे कि सर 1200 है ना यही हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। आ जाओ। 3000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? 3000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? यही तो बताना है, बता देंगे सर। आ जाओ। देखो अंकित मूल्य कितना है? 3000। डिस्काउंट का मतलब होता है 100 में से माइनस करना। अंकित मूल्य कितना है सर? अंकित मूल्य 3000 है।
अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमारा 3000 रुपए। आप बोलोगे कि सर 20% की छूट देने के बाद 20% छूट देनी है, तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा? 80/100। अरे छूट को 100 में से माइनस करता है, छूट को क्या करता है? 100 में से माइनस करता है। तो देखो 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया? 2400 आ गया, 2400। बी ऑप्शन है ना, वही हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। आ जाओ। देखो log 5x बराबर 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आज log का प्रश्न उठा लिया हमने। log के प्रश्न को करते कैसे? बहुत खतरनाक तरीका मेरे पास। आ जाओ सर। देखो ये हमारा log ऐसे है, देखो log 5x बराबर कितना है सर? 3 है। log 5x बराबर कितना है सर? 3 है, 3। अब यहां से अपन बात करें ना, तो बोलोगे कि सर ये क्या है सर? 5 है, तो लिख दो सर 5। सर ये इधर जाएगा, देखो इसको तो छोड़ दो, जो है ना वही रहने दो। आधार है ना, ये आधार को तो रहने दो, बाकी को ट्रांसफर कर दो। मतलब इस वाले को इधर भेज दो, इस वाले को इधर भेज दो, बस और कुछ नहीं करना। मतलब क्या करना है, इसका आधार को तो रहने दो, ऊपर जो नंबर है ना इसको तो इधर भेज दो, फिर इसको इधर लेकर आ जाओ, बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं करना। अब यहां से अपन बात करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब आ जाएगा 125। यही हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है। आ जाओ। एक व्यक्ति के पास 900 पेन है, 200 पेन खराब हो गए, 200 को बेच दिया, कितने पेन बचे? मतलब एक व्यक्ति है तो उसके पास टोटल कितने पेन है? टोटल 900 पेन है। आपसे पूछा जाए इस व्यक्ति के पास पेन कितने हैं, तो पेन 900 है। 900 में से है ना 100 खराब हो गए, 100 तो क्या हो गए सर? 100 तो खराब हो गए। बोलोगे सर ये खराब हो गए, 200 को बेच दिया, 200 को क्या कर दिया? 200 को बेच दिया। तो अब बताओ कितने बचे? तो ये कितने हो गए सर? 300 हो गए। तो 900 में से 300 की कहानी खत्म हो गई, तो बच कितने गए सर? 600 बच जाएगा भाई। 900 में से 300 तो खत्म, तो बोलोगे सर 600 बच जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये हमारा आंसर सही है। मतलब 900 में से 100 पेन तो खराब हो गए, बच गए 800। 800 में से 200 बेच दिया, तो बच कितने गए सर? 600 बच गए, 600। क्लियर है? ठीक है सर, आगे आ जाओ। सर y का 90% बराबर x है, तो x अनुपात y निकालना। कैसे निकालेंगे? बड़े प्यार से सुनिए। देखो y तो मैंने लिख दिया y, कोई दिक्कत नहीं है सर। y तो y लिख दिया सर। y का मतलब क्या है सर? गुणा। 90% का मतलब होता है 90/100, 90% का मतलब होता है 90/100। इधर क्या है सर? x/1 आ जाएगा, x/1। क्या बोला गया यहाँ से? y को y लिख दिया। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 90% का मतलब 90/100 होता है। बराबर क्या है सर? x/1 है, x/1। अब यहां से बात करें तो सर 0 से 0 कट गया, तिरछा गुणा करवा दे। तिरछा गुणा करेंगे ना, तो बोलोगे कि सर 9y बराबर कितना आ गया? 10x आ गया। अब हमें क्या निकालना है सर? दबा दबा के निकालना है। तो बोलोगे सर पहले y है और फिर क्या है सर? x है। देखो एक y चाहिए हमें, तो y चाहिए ना, तो y को दबा लो। y चाहिए ना, तो y को दबा लो। कितना आ गया सर? 10 आ गया। x चाहिए तो x को दबा लो। x चाहिए, x को दबा लो, तो कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। तो हमें पता चला कि x हमारा कितना है सर? x हमारा 9 है। आप बोलोगे सर y हमारा कितना है सर? y हमारा 10 है। तो आंसर आ जाएगा 9:10। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 9:10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए गोले की परिधि बताओ। बोलोगे कि सर जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो गोला नहीं है, ये व्रत होता है। गोला नहीं होता है, ये व्रत होता है, व्रत। तो गोले की परिधि थोड़ी होती है मेरे भाई। तो बोलोगे सर ये होता है व्रत। तो देखो व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। देखो व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि होती है 2πr। व्रत की परिधि होती है 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान क्या है? 22/7। त्रिज्या कितनी है सर? त्रिज्या हमारी 7 है। तो सर 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा सर? 44 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आगे बढ़ जाइए। देखिए प्यारे, त्रिभुज के 2 कोण 40 डिग्री और 60 डिग्री है, तीसरा कोण बताओ। त्रिभुज के 2 कोण है वो 40 डिग्री और 60 डिग्री है, तीसरा कोण बताना है। देखो यहाँ पे पहला कोण हमें दिया 40, दूसरा हमें दे दिया सर 60, तीसरा हम x मान लेते हैं। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर ये 100 है प्लस क्या है सर? x है, बराबर कितना आ जाएगा? 180।
आप बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 100 माइनस कर दो। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 80 है ना, 80 डिग्री, यही हमारा आंसर सही है। बोलोगे कि सर डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ। 5 कुर्सी 8 टेबल का मूल्य है 6574 रुपए। 5 कुर्सी और 8 टेबल का मूल्य कितना है, 6574 है, 6574। तो देखिए आराम से यही कहानी है। आप बोलोगे कि सर 5 कुर्सी है, क्या है मेरे भाई, 5 कुर्सी है और प्लस क्या है सर, प्लस हमारी 8 टेबल है। 5 कुर्सी प्लस 8 टेबल है, इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू है हमारी 6574। कितनी है मेरे भाई, 6574 है, 6574। क्लियर है। बोलोगे कि सर कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपको बोला क्या गया, बोला गया कि सर 5 कुर्सी 8 टेबल का मूल्य ही है। पूछा किसका है, 10 कुर्सी और 16 टेबल का मूल्य पूछा है, प्लस 16 टेबल का मूल्य पूछा है। तो बताना है कि इसका मूल्य क्या होगा। देखो क्या किया है, ध्यान से सुनिए। 5 का 10 बनाया, कैसे बनाया, 5 का 10 कैसे बनाएगा, 2 से गुणा करवा दो। 8 का 16 कैसे बनाया, 2 से गुणा करवा दो। तो यहां पर भी हम 2 से गुणा करवा देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 रे 11, 6 दूनी 12 रे कितना हो गया 13। तो 13,148 आ जाएगा। डी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 17 का 4/5 भाग कितना है, ये बताइए। 17 का 4/5 भाग कितना है। तो बोलोगे कि सर ये 70 है, सॉरी 17 नहीं है, ये 70 है, 70 का 4/5, 70 का 4/5 भाग कितना होता है, ये बता दीजिए। अब यहां से अपन बात करेंगे ना, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे 5 से काटेंगे 14 आ गया, 14 चौक कितना आ गया सर, 56 आ गया। यही हमारा आंसर सही है, डी ऑप्शन है ना। बोलोगे कि सर यही हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बोला गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3/2 है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। बोला गया कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है सर, 3/2 है। अब जो ये मल्टीप्लाई में है ना, इसके नीचे चला जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई में है ना, ये दो गुणा में है ना, ये इसके नीचे चला जाएगा, नीचे। तो बोलोगे सर ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/, ये आ जाएगा 2 × 2 आ जाएगा, यही आएगा। तो क्या कहानी आई, तो सर ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे आ जाएगा 3/4। गजब है मेरे भाई, गजब। तो स्क्वायर को उठाओगे ना, स्क्वायर को तो यार रूट लग जाता है, स्क्वायर को उठाओगे रूट लग जाएगा। तो बताओ क्या है, कोस थीटा बराबर ये √3/2 आ गया। देखो √3 का तो निकल नहीं पाएगा, 4 का रूट निकल जाएगा। 4 का रूट कितना होता है, 2। तो आप बोलोगे कि सर कोस थीटा बराबर कितना है, √3/2। कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3/2। कोस थीटा बराबर √3/2 आ जाएगा। अब बताओ √3/2 कोस में किसका मान होता है, कोस में √3/2 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। आपने देखा होगा ना कि कोस में √3/2 होता है ना, वो कितने का होता है सर, थीटा बराबर 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। बस यही तो हमारा आंसर है प्यारे, है ना। क्लियर है। आ जाओ। एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। हमें दूरी बतानी है कि भाई साहब डिस्टेंस कितनी है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई क्या, चाल इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, चाल इंटू समय होता है। अब यहां से अपन बात करेंगे तो सर दूरी कितनी है, तो देखो चाल कितना, चाल है हमारा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमारा कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है सर, समय हमारा 20 सेकंड है। समय हमारा कितना है सर, 20 सेकंड है। तो 54 को चेंज कर दो, 54 इंटू कितना आ गया, 5/18, और इंटू कितना आ गया सर, 20 आ गया, 20। तो अब यहां से आप बात करोगे ना, तो 18 तिया कितना हो गया, 54 आ गया। तो 15 इंटू 20 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। तो 300 है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। याद रखना किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो याद रखना 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सरल कीजिए। तो बताओ बोर्ड मास का प्रश्न है। बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं प्यारे, बोर्ड मास में है ना पहले भाग देते हैं।
बोर्ड मास में पहले भाग देते हैं, तो 20 में 4 का भाग दो, 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 6 प्लस 5 इंटू 3 आ गया। तो फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 15 आ जाएगा, 15 और कितना आ जाएगा 6 प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 21 आ जाएगा, 21। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, आ जाओ। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग के प्रश्न आ गए। एबीसी, ए बी को सी लिखा जाता है, ई एफ को 11, तो आई जे को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए सर ए बी को सी लिखा है, देखो आराम से, ए बी को क्या लिखा है? सी। ये कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 3। तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे ना तो क्या स्थिति आएगी देख लीजिए मेरे भाई, दोनों को आप जोड़ोगे ना तो 3 आ जाएगा, 3। बात तो सही है। अगले को चेक करो, ई एफ को, ई और क्या है सर एफ है, तो कितना आ जाएगा सर के आ जाएगा के। अब यहां से कितना है 5 है, ये 6 है और ये 11 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 5 और 6 11 आ जाएगा 11। अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो बोलोगे सर आई की वैल्यू कितनी है 9 है, फिर प्लस जे की वैल्यू कितनी है सर 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर एस आ जाएगा एस। तो सी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। बताओ अगला प्रश्न देखिए प्यारे, यदि गणेश एक पंक्ति के सिरे से 7वें, दूसरे से 11वें, तो कुल बताओ, कुल विद्यार्थी कितने होंगे ये बताना। टोटल विद्यार्थी कैसे निकालते याद है मेरे भाई? कुल निकालते हैं ना, कुल, कुल का बड़ा बेवफा है। कुल में क्या करते हैं? कुल में लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट, कुल में क्या करते हैं लेफ्ट फिर प्लस राइट, ऐसे करते हैं ना। बोलोगे सर फिर एक माइनस कर देते हैं, सर ने सिखाया होगा ना कि टोटल निकालने हो तो क्या करते हैं लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट फिर माइनस 1 कर देते हैं। आ जाओ, तो लेफ्ट कितना है सर? एक सिरे से कितना है 7वां, दूसरे से 11वां है, तो 7 प्लस 11 माइनस क्या कर दो 1, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 1 निकालेंगे तो 17 आ जाएगा 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब विषम पद का चयन कीजिए मेरे भाई, विषम पद का चयन कीजिए। चाची पुत्री बहन चाचा, चाची पुत्री बहन चाचा, तो आप बोलोगे कि सर चाची है ना, चाची, चाची है ना वो स्त्रीलिंग है, चाची है ना मेरे भाई स्त्रीलिंग है। सर पुत्री, पुत्री भी स्त्रीलिंग है, बोलोगे यस सर। और सर बहन, बहन भी स्त्रीलिंग है, तो जरा बताइए चाचा क्या है? चाचा पुल्लिंग है मेरे भाई, चाचा क्या? चाचा चाचा है, चाचा क्या है मेरे भाई? चाचा चाचा है, चाचा, तो बोलोगे सर पुल्लिंग, डी ऑप्शन है ना वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये 49 नंबर आपका HW है, कमेंट करके बताना। ये आपका HW हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आ जाओ। सर दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 3:15 दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है? तो देखो दर्पण में सर ने आपको बताया होगा कि 11:60 में से घटाता है। यदि घड़ी को दर्पण वाली बात होती है, घड़ी को दर्पण वाली बात होती है तो कितने में से घटाता है? 11:60 में से। तो 11:60 में से घटा दो कितना? बोलोगे कि सर 3:15 घटा दो, 3:15, तो घटाएंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। तो बोलोगे सर यहां से कितना आ जाएगा 5, यहां बच जाएगा 5, 5 में से 1 निकालेंगे 4, और ये कितना आ जाएगा 8, तो 8:45 हो जाएगा। बी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मेरे भाई यहीं से सबसे पहले शुरुआत का दौर था कि मेरे भाई सबसे पहले हमने संघर्ष किया, फिर हमारा अब स्टार्ट हो गया दौर कि मेरे भाई दिन रात मेहनत करनी है, और फिर हमें क्या लेनी है? वर्दी लेनी है। तो मेरे भाई फुल एक्टिव रहो, एक एक चीज को पढ़ो, एक एक चीज पर नजर रखो, बाज की तरह नजर रखो, बस सफलता अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्यारे भाई अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।